आप सभी को आज देश भारतवर्ष के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और द बेस्ट कंप्यूटर एकेडमी और संकल्प क्लास के परिवार में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार। आज आप लोगों को कुछ ऐसे दास्तान, कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे बातों को बताने जाऊंगा मैं, जो कि आज तक आप नहीं सुने होंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुलों से मुक्त हुआ, आजाद हुए, स्वतंत्र हुए। ये भी जानते होंगे कि हजारों लाखों वीरों ने अपने आप को इस देश के लिए निछावर कर दिया। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे और ना ये सुने होंगे कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त आई होगी और 14 अगस्त की मध्य रात्रि आई होगी। वो काली रात जो हमारे भारतवर्ष के सीने पर एक खंजर घोंप कर चली गई, और वो भी ऐसा नासूर जो कि हम कई वर्षों से झेलते हुए आ रहे हैं और आने वाले कई वर्षों तक वो कलंक का बोझ हम उठाते चलेंगे। आखिर वो क्या हुई थी घटनाएं 14 अगस्त को, और क्या हुई थी वो घटनाएं 14 अगस्त के मध्य काली रात को, जिसने भारत को दो खंडों में विभक्त कर दिया। ना लोगों के पास रोटी रहा, ना कपड़ा रहा, ना मकान रहा। वर्षों की कमाई हुई भूमि, वर्षों की कमाई हुई पूंजी को छोड़ना पड़ा। आखिर इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? आप लोगों ने अनेकों सैकड़ों लोगों से सुना होगा 15 अगस्त की दास्तान की 15 अगस्त को आजादी मिली, वो सुबह की खुशी जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों वीरों ने अपनी शहादत दे दी और हजारों लाखों माताओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दे दी, किसी ने अपने पति की कुर्बानी दे दी, किसी ने अपने माँ बाप की कुर्बानी दे दी। ये दास्तान आप लोग सुने होंगे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कहां से बनी, आज मेरी जुबान से आप लोग वो सुनेंगे। तो मैं आज उस वाक्य को दर्शाने जा रहा हूं जो 14 अगस्त को घटी, या उससे पहले के घटी हुई घटनाओं को, या 14 अगस्त के मध्यरात्रि में जो फैसले लिए गए, उन तमाम चीजों को आप लोगों को आज मैं रूबरू करवाने जा रहा हूं। वो काली अंधेरी रात जो भारत के लिए एक अभिशाप रहा, ऐसी रात जो रात तो कटी सुबह खुशी के माहौल की ओर कि सुबह जो होगा भारत स्वतंत्र होगा, लेकिन वो पूरी रात सैकड़ों लोगों की नींद और चैन को खा गई। आज उसी दास्तान को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले 1940 के उस घटनाक्रम को दर्शाते हैं जब कांग्रेस के अधिवेशन में पाकिस्तान एक देश की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम हो पाकिस्तान। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, सिर्फ यह डिमांड रखा गया था। यह पृष्ठभूमि तैयार होती है 1946 की वो घटना जबकि इंग्लैंड के अंदर क्लाइमेट इटली की सरकार बनती है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली बनते हैं। और भारत के लगातार आंदोलनों से वो अपने आप को तंग कर चुके थे, यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मुझे भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। और अंततः उन्होंने ये वचन लिया कि अब मैं भारत को मुक्त करूंगा, और उन्होंने 3 जून 1947 को भारत के आकाशवाणी पर आकर एक स्टेटमेंट दिया। जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था क्लाइमेट इटली, उस समय जो लोग रहे थे वो उस स्पीच को सुने थे। उन्होंने कहा था कि भारत जो खंड खंड था उसको मैंने जोड़ा और अखंड भारत बनाया, क्योंकि भारत में बहुत सारे शासक लोग आए। मौर्य वंश के बाद भारत का खंड होता चला गया। मौर्य वंश एक ऐसा साम्राज्य था, आप लोग नाम सुने होंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, आप नाम सुने होंगे महान सम्राटों के सम्राट अशोक का, जिसने पूरे भारत को अखंड करने का काम किया। आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान और म्यांमार की नाम आप सुनते हैं, नेपाल, भूटान की नाम सुनते हैं, वो सब भारतवर्ष था। आज से 3 गुना ज्यादा भारत, जिसको विदेशी शासकों ने इस तरह से रौंदा कि हमारी सोने की चिड़िया को कंगाल बना दिया। बचा खुचा अंग्रेजों ने लूटा और खंड खंड में भारत को डिवाइड कर दिया विभिन्न शासकों ने। तब जाके अंग्रेजों ने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया और एक भारत का निर्माण करने का काम किया, चाहे वो देसी रियासत हो या अंग्रेजों के शासन का क्षेत्र हो। इसके उपरांत उन्होंने आकाशवाणी में यह शब्द कहा कि मैंने अखंड भारत को खंड करने का काम किया, साथ ही मैंने ये सोचा कि भारत को स्वतंत्रता दे दूं। लेकिन भारत के राजनेताओं को यह नामंजूर है, उन्हें मंजूर ही नहीं है कि भारत एक अखंड भारत हो। लगातार मुझे भारत को 2 हिस्से कहने की बात कही जा रही है। मैं क्या करूं, मैं खुद प्रतिबद्ध हूं। और यह प्रस्ताव को उन्होंने आकाशवाणी से रखा, और वो दिन बहुत नजदीक आ गया था, जो दिन था 18 जुलाई 1947। उस दिन हमारा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया, जिस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आपका भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। और उस दिन भारत के सीने को खंजरों से चीर दिया गया, और उस दिन ये अधिवेशन में कहा गया, उस दिन ये भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया कि भारत अब 2 मुल्कों में बटेगा, एक पाकिस्तान जहां मुसलमान लोग रहेंगे और एक हिंदुस्तान जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी रहेंगे। यह खंजर हमारे सीने पर 18 जुलाई 1947 को मारा गया। भारत में सारी पृष्ठभूमि बन चुकी थी कि भारत का विभाजन होना तय है। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, और कुछ लोगों का यह चिंता का विषय था, तो कुछ लोगों को खुशी था कि हमें तो जन्नत का भूमि पाकिस्तान मिलने वाला है और जन्नत का भूमि हिंदुस्तान मिलने वाला है। अब इसी क्रम में आती है वो दिन, जिस दिन को हम लोग कहते हैं 14 अगस्त 1947, और उसी घटनाक्रम को हम आज आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। आखिर 14 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि भारत की रूपरेखा को ही बदल दिया गया। एक लंदन के बैरिस्टर थे, वकील थे, लंदन से इंग्लैंड से जो करते थे वकालत, उन्हें बैरिस्टर कहा जाता था, जिनका नाम था स्टोपेट क्लिप्स। उन्हें बुलाया गया भारत के सीने को छलनी करने के लिए, जिन्होंने भारत की ना तो उन्हें ज्योग्राफी की पता थी, ना तो हिस्ट्री की पता थी, ना तो संस्कृति की पता थी, और न ही यहाँ के कल्चर की पता थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें बुलाया जाता है भारत को 2 हिस्सों में बांटने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींचने के लिए, जिस रेखा का नाम था रेड क्लिफ। और वो भारत आते हैं और भारत को 2
हिस्सों में बांट देते हैं। उतना से भी लोगों को सुकून नहीं मिला, उतना से भी लोगों को सुकून नहीं मिला। जो राजनेता लोग थे अभी भी चैन की सांस नहीं ले रहे थे, जिनको वर्षों की बनाई गई पूंजी से जो घर था, जो द्वार था, जो उनकी संपत्ति थी, उसे छोड़कर उन्हें दूसरे मुल्क में जाना था। और इसमें लगातार लोगों ने मार काट मचा दिया, आंदोलन हो गए। और यह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आपके पश्चिम बंगाल से हुई। और इस आंदोलन को दबाने के लिए एक सप्ताह पहले ही गांधी जी चले जाते हैं बंगाल में और जाकर वहां आंदोलन को दबाते हैं। इसी क्रम में एक पत्र जाता है उनके पास, और वो पत्र लिखने वाले आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पत्र में लिखा कि आपका आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, आप दिल्ली आइए और पहला स्वतंत्रता जो आंदोलन है, हम लोग को पहला स्वतंत्रता दिवस है, उसमें ध्वजारोहण में आप भी शामिल होइए और देश को एक संदेश दीजिए। उन्होंने पत्र लिखा, किस स्वतंत्रता की बात करते हैं, मेरा आधा भारत जल रहा है, मेरा आधा भारत रो रहा है, अपने घरों को छोड़कर लोग जा रहे हैं, सब जगह चीख और पुकार है, ये स्वतंत्रता मुझे नागवार है। यानी ये मुझे स्वतंत्रता खुशी नहीं दे रही है और वो भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप पर शामिल नहीं होते हैं। अब आती है 14 अगस्त के शाम का समय, जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी अपने घर में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। इसी क्रम में उनके पास टेलीफोन आता है, वो आता है लाहौर से। वो लाहौर से टेलीफोन जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम कर देती है, उन्हें रोने पर मजबूर कर देती है। जब उनके पास फोन आता है तो उनके पास ये फोन आता है लाहौर से कि जहां भी हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वहां उन्हें पानी बंद कर दिया गया, घर से निकलना मुश्किल है, महिलाओं को जबरदस्ती किया जा रहा है, जो जहां हिंदू मिल रहे हैं उन्हें मार दिया जा रहा है। अंदर तक झकझोर कर इन्हें रख दिया और इंदिरा गांधी से बोलते हैं, इंदिरा, मैं कल जब लाल किला पे झंडा आरोहण करूंगा तो किस जुबान से देश को यह संदेश दूंगा कि मैंने भारत को स्वतंत्र किया। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले भी वो भी भारतीय ही हैं और हमारे भारत में रहने वाले भी भारतीय ही हैं। जब एक भी भारतीय, एक भी पाकिस्तानी अगर चैन की सांस नहीं ले रहा है तो मैं किस स्वतंत्रता दिवस पे ये सीना टाइट करके बोलूंगा कि हमने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया। उन्हें इंदिरा गांधी समझाती है कि ये तो नियति है, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। उनकी बातों को वो सिरे से लेते हैं और अब होती है वो काली रात की घटना, जिस काली रात ने सब कुछ बदल दिया। वो आखिरी रात जो हमें गुलामी से तो दूर कर रही थी, स्वतंत्रता की हमें सुगंध तो आ रही थी, लेकिन साथ में रोना भी आ रहा था कि हजारों लाखों लोग रो रहे थे, अपने घरों को छोड़कर बेघर हो गए थे, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ रैन बसोरों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो थी आखिरी रात जब भारत का आखिरी संविधान सभा का बैठक बुलाया गया था। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। राष्ट्रगान की शुरुआत की गई और सभा का आयोजन रात्रि को 11 बजे किया गया। जब विदेश सो रहा था, सारी दुनिया सो रही थी, तो भारत में वो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी आजादी की। उस समय संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में तमाम भारत के राजनेता बैठे हुए थे और वहां पे यह प्रस्ताव हो रहा था कि कल किस तरह से सवेरा होगा और किस तरह से हम भारत को फेस करेंगे। और उसी मीटिंग के दौरान अंतिम जो वक्ता के रूप में बुलाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। उनका अभिभाषण शुरू होता है और अभिभाषण में उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिल से नहीं हुई, क्योंकि आज भी पूर्ण रूप से देखा जाए तो हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे कई ऐसे देशवासी हैं जो बेघर हैं, जिनको अपना बनाया हुआ वर्षों पुराना घर छोड़ना पड़ रहा है। हमारे सीने पर चाकू से वार किया गया और हमें स्वतंत्रता दी गई। भारत का विभाजन हमें गवारा नहीं है, हमें नागवार है, लेकिन मजबूरी है कि हमें अपने आप को इस चुनौतियों को सामना करके हमें अपने आप को स्वतंत्र करना होगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा उस प्रस्ताव में कि हम चाहते हैं, मेरा यह अभिनोदन है सभा में बैठे सभी लोगों से, कि कल पहले जो आजादी के रूप में गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होगी, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, हम चाहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाए, क्योंकि आजादी की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले वही अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। रात्रि में ही ये लोग पहुंचते हैं 11:55 में लॉर्ड माउंटबेटन के पास। पूरी सभा समिति के लोग जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को कहते हैं कि हम अपनी सहमति से भारत का पहला, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में आपको नियुक्ति करते हैं और आपको ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में शपथ लेना होगा और तमाम मंत्रियों को कल शपथ दिलानी होगी। गांधी जी उस पहले स्वतंत्रता दिवस में उपलब्ध नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो चीखते रोते हुए लोगों की आंसुओं को पोंछ रहे थे। बंगाल में जो आंदोलन चल रही थी, जो हिंसक आंदोलन थी, उसको शांत करने का प्रयास कर रहे थे। ये सौंधी सौंधी सुबह की खुशबू तो सबको मिली और वही बरसात के साथ पूरे भारत ने इसका आलिंगन किया, लेकिन इसके पीछे हजारों लोग बेघर हुए, लाखों माताओं के बच्चे मारे गए, लाखों परिवार के जो घर की महिलाएं बेघर हो गई, पुरुष बेघर हो गए और उस पृष्ठभूमि पर हमारा स्वतंत्रता मिला, भारत को आजादी मिली। आज हम लोग स्वतंत्रता के उस सुगंध को तो प्राप्त करते हैं, आज हर चीज हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हजारों माताओं ने अपने बेटों की आहुति दी, हजारों महिलाओं ने अपने पति की आहुति दी, हजारों बच्चों ने अपने माँ बाप की आहुति दी और तब जाके स्वतंत्रता मिली। इस स्वतंत्रता में जीने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें स्वतंत्रता दी गई और हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिए और चलिए हमारा काम देश के प्रति खत्म हो जाता है। ये 15 अगस्त इस याद में मनाई जाती है ताकि हमें ये याद रखना है कि कुर्बानियां देकर स्वतंत्रता ली गई है और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी कुर्बानियां देनी पड़ती है।
हमारे लाखों भाई जो हैं, जो आज भी देश की सीमाओं पर, सरहदों पर देश की निगरानी कर रहे हैं, और लाखों ऐसे हमारे भाई और बहन जो हैं वो राज्य और देश के अंदर देश की रक्षा में तटस्थ हैं, तब जाके चैन की नींद हम लोग रातों को लेते हैं और हमारा देश सुरक्षित होता है। जिस दिन हमारे भाई बहन जो देश की सेवाओं में कार्यरत है वो अगर देश की सेवा करना बंद कर दिए तो अगले पल ही हम गुलाम हो जाएंगे। तो आजादी हमें यही सीख देती है कि हमें आजादी देने के लिए हमें खून की बलि देनी पड़ी है, और आजादी को बनाए रखने के लिए खून की बलि भी देनी पड़ेगी। आप सभी युवा हैं, आप सभी का अपने देश के प्रति कर्तव्य है कि इस आजादी को बनाए रखने के लिए जो योगदान बन सके वो करें। मैं बार बार बोलता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है कि हम देश के शहीदों को कुछ नहीं दे सकते सम्मान के सिवाय। आपकी और मेरी इतनी क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है कि उनके कुर्बानी को, उनके बलिदान को हम किसी गिफ्ट से पूरा कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। मेरे ऐसे कई मित्र हैं, कई भाई हैं जो सेवा दे रहे हैं देश का। कई ऐसे मित्र हैं जो सियाचिन ग्लेशियर से मुझे फोटो भेजते हैं और वीडियो कॉल करते हैं और दिखाते हैं, रूह खपाने वाली ठंड होती है वहां, और उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कितने ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के जंगलों में, तो कितने ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपने प्राण की चिंता किए बगैर अपने घर परिवार से दूर देश की सरहदों की निगरानी करते हैं। उनके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें हमेशा सम्मान दे। कल के गए हुए आप लोग भी सेना में जाएंगे, किसी विभाग में जाएंगे, आपका भी कर्तव्य अपने देश के प्रति बनता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं उसे मत मानिए, आप जरूर मानिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके लिए सबसे बड़ा आपका देश और देश का संविधान है, बाद में आपका जाति और बाद में आपका धर्म होता है। लेकिन आज कुछ धर्म के ठेकेदार लोगों ने देश को एक बिजनेस का जरिया बना दिया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे हर चीज को तौलते हैं। कभी भी जीवन में मौका मिले तो देश को और संविधान को सर्वोपरि बनाइएगा, क्योंकि देश और संविधान ही है तो ही आपके तमाम अधिकार हैं। तभी आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे, तभी आपके तमाम चीजें आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए जब भी देश के प्रति कुछ करने का मौका मिले तो सोचना नहीं। हमारी दो माताएं हैं हम सभी की, एक हमारी मातृभूमि जिसने हमें सींचा, जिसने हमें इस पर रहने के लिए हमें छोड़ा, जिसने हमें तमाम जरूरतों को पूरा किया, और एक मां ने जिसे हमें जन्म दिया। उस जन्म देने वाली मां और पिता ने बताया कि देश है और देश के महान पुरुष है, हमारे शिक्षक नहीं बताया इन्होंने ये योगदान देश के लिए किया। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आने वाले अपने पीढ़ियों को एक संदेश दे कि पहला हमारा कर्तव्य बनता है देश की सुरक्षा, देश की रक्षा और देश के अमूल्य चीजों को सम्मान देना। जैसा कि हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों में भी वर्णन है कि हमें क्या करना चाहिए। हर एक इंसान को दो चीजें जरूर जाननी चाहिए, अपने देश का संविधान और अपने देश का इतिहास। जो ये दो चीजें नहीं जानते वो जीवन में कभी आगे नहीं बन सकते, उनका वजूद कभी नहीं ऊपर हो सकता है। आप अपने इतिहास को जानिएगा तो आप एक इतिहास क्रिएट कर सकते हैं। सभी जन्म लेते हैं एक ही समान, सभी के हाथ पैर एक ही समान होते हैं, लेकिन कोई के नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है और कोई का इतिहास में नाम धूमिल हो जाता है। तो आपको कैसा बनना है, किस तरह से कार्य करने हैं, देश के प्रति क्या आपका कर्तव्य है, क्या योगदान है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। हमारा बस यही उद्देश्य है कि आपके लिए सर्वोपरि आपका देश और संविधान है, बाद में आपके जाति धर्म और आपके परिवार है। ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़ करके आप सब चीज करें, परिवार को साथ में रखना है और देश की सेवा करनी है। चाहे ये जरूरी नहीं है कि कोई डिफेंस में जाके ही देश की सेवा करेगा, आप घर में भी रह के देश की सेवा कर सकते हैं। बस आपके लिए देश के प्रति कुछ करने का लगन होना चाहिए। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि इतना आप क्यों सोशल वर्क करते हैं, क्या मिलता है इससे? जो मुझे मिलता है ना उसको आप फील ही नहीं कर सकते मुझे क्या मिलता है। जो सुकून यहाँ सीने में मिलती है, लोगों की सेवा करके, देश के प्रति कोई कार्य करके, देश के प्रति जो अनैतिक चीजें होती है उसके प्रति आवाज उठा के, वो दुनिया की अनमोल चीज, कोहिनूर का हीरा भी मुझे वो सुकून नहीं दे सकती है जो कार्य, वो शब्द और वो कृत्य करके मुझे मिलता है। तो आप भी वैसे ही इंसान बने जिससे देश के प्रति कुछ करने का मौका मिले और देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता और देश के लिए मर मिटने का मौका मिले। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके लहू तिरंगे से लिपट कर आते हैं। हर किसी को तिरंगा नसीब नहीं होता है, वो सबसे खुशकिस्मत इंसान है। मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं। जिंदगी चाहे जैसी गुमनाम गुजरे, मौत में मशहूर होना चाहता हूं। यह जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि मरे तो पूरी दुनिया को याद रखे कि एक बंदा था जो मरा है। चलो इसको फिजिकली रूप से देखना जरूर है, आखिरी दर्शन जरूर करना है, ये जीवन का सिद्धांत बनाइए। जिंदगी चाहे जैसी कट जाए, किसी तरह से गरीबी में गुजरे, गरीबी में पले, कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ऐसा कार्य कीजिए कि आपके मरने के बाद हर किसी की आंखों में नम हो जाए और हर कोई मजबूर हो जाए कि आखिरी दर्शन तो करना जरूरी है। फिर उसके बाद उस इंसान को जिंदगी में फिजिकली रूप से नहीं देख पाएंगे। तो जीवन का ये सिद्धांत बनाइए और स्वतंत्रता से प्रेरणा लीजिए। चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, जिस विभाग में जाइए, अपने देश और संविधान के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा को हमेशा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।